नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्लास 10th, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि कुछ ऐसा करा दिया जाए, पेपर अपकमिंग है यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। तो आज हम आपको यूपी बोर्ड में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मतलब एक गैस पेपर लेकर आए हैं और उसमें हम जो यूपी बोर्ड ने पेपर पैटर्न दिया है उस पेपर पैटर्न पर हम उसको बिल्कुल बेस्ड किए हुए हैं, मतलब कि वो पेपर ही है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या मिलते हैं, कितना समय मिलता है, उन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पेपर की शुरुआत करते हैं। किस किस तरह से पेपर आप करना है, आपको थिंक प्रोसेस क्या रखनी है। यूपी बोर्ड जो मैथ में बच्चे वीक हैं वो कैसे केवल पेपरों को भी सॉल्व करके एक एमसीक्यू पैटर्न में कैसे चीज़ें को करके वो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सत्र रहेगा 2022-23 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है स्टूडेंट और पूर्णांक 70 अंक का होता है। जैसा कि आपको सबको पता है 30 नंबर का 10th क्लास में यूपी बोर्ड में आपको प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल एंड प्री बोर्ड और बाकी सब चीज़ों के मिलाकर स्कूल से इंटरनली मार्क्स जाते हैं और 70 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है। निर्देश दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप पेपर पढ़िए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करें। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड ए में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे। एक आपको ओएमआर शीट मिलेगी, मैं वो भी परफॉर्म आपको दिखा दूंगा, जारी कर दूंगा। ओएमआर शीट मिलेगी और उसमें आपको गोल भरने होंगे। ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। स्पेशली ये चीज़ें आप जरूर समझें कि जब आप ओएमआर में उत्तर भर चुके हों तब उसको ना तो काटें, ना इरेजर से साफ करने की कोशिश करें, ना वाइटनर आदि का किसी का भी प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो वो आपके नंबर में काउंट नहीं होगा। दूसरा खंड जो है 50 नंबर का होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। अगर मान के चलिए किसी में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 4 करने के लिए बोले हैं तो स्टूडेंट आपको सलाह ये दी जाती है कि आप 4 ही करें, क्योंकि अगर आप 5वां भी क्वेश्चन करेंगे तो 4 चेक होने के बाद 5वां चेक नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितना कहा गया है उतने ही हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और ये आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने अंकित है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कम हो रहा है तो कुछ बढ़ाएं, तो वो आपको अंक सामने है। अंक सामने होने से आपको ये भी पता चलेगा कि उसको किस फॉर्मेट में आपको जवाब देना है और ज़्यादा बड़ा देना है, छोटा देना है, शॉर्ट देना है, डिस्क्रिप्टिव देना है, कैसा देना है, वो सब अंक से भी महसूस होता है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपसे नहीं आता है। उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपसे नहीं आता है। प्रारंभ से स्टार्ट करते चले जाइए, अंत तक करते चले जाइए, ये आपकी शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। तो चलिए, कैसा पेपर आएगा। खंड ए का हम कुछ 10 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम आपको ले रहे हैं। 10 क्वेश्चंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद आगे के 10 क्वेश्चन और बाकी वीडियो भी जल्दी आपको देंगे, तब तक आप ये देखिए। खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड ए में कैसे, पहला क्वेश्चन है आपका, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। परिमेय संख्या है वो P/Q फॉर्मेट में है, P/Q फॉर्मेट में है। मत मान के चलिए कोई भी संख्या है, परिमेय है। अब मैं आपको ले लूँ 10/3 ले लूँ तो ये 1.3333 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। दूसरा आपको मैं ले लूँ 3/2 तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है। अब देखिए मैंने आपको दोनों तरह का दिखा दिया। ये आपको अशांत दशमलव कहलाएगा क्योंकि शांत नहीं है, और ये आपका कैसा कहला रहा है बेटा, ये शांत है। यानी अशांत भी है और शांत भी है, अशांत भी है और शांत भी है। तो आंसर आपका कैसा होगा, उपरोक्त दोनों। अब होता क्या नहीं है, अपरिमेय किसका होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। उल्टा नहीं पूछा है, उल्टा पूछा है उन्होंने, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए हाँ, इतना जरूर होता है कि पुनरावृत्ति अगर साथ में दी होती तो अशांत में केवल पुनरावृत्ति वाला हो रहा है, अपुनरावृत्ति जिसमें नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति जिसमें नहीं हो रही है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, वो उसका प्रसार नहीं बनेगा। तो पहले का ऑप्शन आपको उपरोक्त दोनों आ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, नंबर 2 पर चल रहा हूँ। एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। बेटा इसको बड़े ईमानदारी से समझिए, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करेंगे।
एक वो कहें शून्यतर, शून्यतर का मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए। एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या कोई भी ले लूँ, मैं रेशनल लिख देता हूँ परमेय और इरेशनल, इन दोनों की गुणा अगर हम करेंगे, हमेशा रेशनल के साथ इरेशनल मिलकर हमेशा इरेशनल देगा। कैसा देगा? इरेशनल देगा। कैसा देगा? इरेशनल। चाहे रेशनल प्लस इरेशनल हो तो भी आपको इरेशनल मिलेगी, ठीक है। चाहे इरेशनल माइनस इरेशनल हो तो भी आपको इरेशनल मिलेगी। इरेशनल के साथ कोई भी कंडीशन बने, चाहे रेशनल और इरेशनल का भाग लगा दिया जाए तो भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगी। इरेशनल के साथ जब रेशनल नंबर मिलती है, परमेय के साथ जब अपरमेय संख्या मिलती है, समझिए जरा, परमेय के साथ अपरमेय प्रत्येक मैथमेटिकल ऑपरेशन में सदैव अपरमेय ही देता है, अपरमेय ही देता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सदैव एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। परमेय या अपरमेय वाला ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। चौथा एक नहीं हो सकता, एक तो कोई मतलब ही नहीं होता कि एक का कोई औचित्य बनता है। सदैव अपरिमेय संख्या होगी, सदैव इरेशनल नंबर होगा। मैंने चारों चीज़ें लिख दी। और मैथमेटिकल ऑपरेशन मैं कह रहा हूँ, परमेय के साथ अपरिमेय कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाए, वो हमेशा से अपरिमेय होगी। समझिए, मैं दोबारा से हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो क्या परमेय व अपरिमेय हमेशा किसी भी गणितीय ऑपरेशन से, किसी भी गणितीय उपक्रम से, उपक्रम लिख देता हूँ, गणितीय उपक्रम से अपरिमेय ही देते हैं, अपरिमेय ही बनते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में डाला जा रहा है, गुणन कहे तो भी गुणा, प्लस कहे तो भी, माइनस कहे तो भी, डिवाइड कहे तो भी, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रेखाओं x बराबर 0 और इतने का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है बेटा, दोनों को सॉल्व कर दीजिए और x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका आंसर बनने वाला है। तो इक्वेशन क्या है आपकी? x इक्वल टू 0 पहली और 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12। यहाँ से x इक्वल टू 0 रख दे, 2 गुना 0 प्लस के 3y इक्वल टू 12। तो 3y, देखिए ये तो 0 हो गया, 3y इक्वल टू क्या मिला? 12 मिल गया। तो y इक्वल टू क्या मिला? 12/3, और 3 से कितनी बार? 4 टाइम। y इक्वल टू क्या मिला बेटा? 4 मिल गया। y इक्वल टू क्या मिल गया? 4। तो कोऑर्डिनेट्स एक क्रम में लिखे जाते हैं, तो 0 पहला x वाले को और फिर y वाले को। पहले नंबर पर आप किसको लिखते हैं? x की वैल्यू को, और दूसरे नंबर पर आप किसको लिखते हैं? y की वैल्यू को। x 0 y 4, 4 0 नहीं बना, 0 और 4 b, ये आंसर आपका बन गया। कोई हेजिटेशन नहीं है, आप नॉलेज से नॉलेज पढ़िए। प्रतिच्छेद बिंदु कहे, सॉल्यूशन कहे, मिलान कहे कि ये किसी स्थान पर मिल रहे हैं आपस में, दो रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं, उस बिंदु को बताइए, तो भी वही बात है, तब भी हम x और y की वैल्यू ही निकालेंगे हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ईमानदारी से समझिए, 70 और 125 को विभाजित करने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बता रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, और जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बनता है। देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस इसमें लहसे में समय होते हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर में ये जो है यूक्लिड थ्योरम पर इन्होंने पूछा है, और एचसीएफ यहाँ निकालना होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ में जब कभी रिमाइंडर हो, ये बात समझिए, एचसीएफ में बेटा जब कभी रिमाइंडर हो एचसीएफ के साथ, तो उसको पहले माइनस करिए। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल को हमेशा पहले ट्रीट करो। कैसे ट्रीट करें? जो क्रम से है, तो 70 माइनस के 5 कितना हो गया? 65 हो गया। और दूसरा है 125 माइनस 8, ठीक है। 70 है ये बेटा, और ये 125 है, 5 और 8, तो 8 को घटाइए, 8 को घटाया तो 118 नहीं 117, ठीक है। 65 और 117 हो गया आपका शेषफल को
माइनस करने के बाद, यानी मैंने बताया ना एचसीएफ निकालते समय जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आप शेषफल को पहले ट्रीट कर लीजिए, यानी शेषफल को पहले माइनस कर दीजिए। तो मैंने माइनस के 65 और 117 बना। अब इसका एचसीएफ निकालना है आपको। क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है, यानी में से निकालना है। क्या निकालना है बेटा? में से निकालना है। निकालो में से। 65 से 117 में भाग लगाएं, लगाइए। 65 एकम 65, बचा कितना? 7 में से 5 घटे 2, ठीक है। और 11 में से 6 घटे 5, 52। 65, 52 एकम 52, कितना बचा? 13, और 13 चौका 52। में से तो सबसे आते हैं ना, जिनसे नहीं आते वो सीख लीजिए, ठीक है। तो 13 आंसर आपका। क्या आंसर आ गया? 13। वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है जिससे 70 और 125 को भाग लगाओगे तो 5 और 8 प्राप्त होगा। क्लियर में करके देख लीजिए, भाग लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इनसे भाग लगा के चेक कर लेते हैं, लेकिन 875, अब बताओ कैसे करेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना होता है। क्लियर है? चलिए, सभी चला गया, चलो ऐसे मिटा लेंगे हम तो लास्ट अब 5वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 5वें क्वेश्चन पे बढ़ो बेटा। 5वें क्वेश्चन पे बढ़े तो क्या हो गया? देखो 5वां क्वेश्चन क्या है? समीकरण 2x प्लस ay इक्वल टू 1 और इतने का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। कोई भी हल नहीं होगा। हल कब नहीं होता? हल नो सॉल्यूशन। हल नहीं होता है उसका कारण बताइए। हल नहीं होता है उसका मैं आपको तरीका दे देता हूँ। a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अगर देखिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली यूनिक के लिए, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए बेटा अद्वितीय हल तब होता है जब a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। इसमें c1 की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। दूसरा आपका होता है अनंत हल के लिए। अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए बेटा क्या होता है? a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2, तीनों समान हो। और तीसरी कंडीशन होती है जब हल नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आपको ये कंडीशन होती है डज नॉट इक्वल टू। तो डज नॉट इक्वल टू से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक ही वैल्यू क्योंकि मेरे पहले ही पक्ष में है, मैं इसी में से चेक कर लेता हूँ। 2x के कोफिशिएंट ले लीजिए, ठीक है। 2 ओवर 3, ऐसे ही y के ले लीजिए। a ओवर माइनस के 5, यहीं से कैलकुलेट कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3a इक्वल टू 5 दूनी 10, a इक्वल टू माइनस 10 ओवर 3। तो ये a की वैल्यू का मान हो गया माइनस के 10/3। कौन सा ऑप्शन है बेटा? थर्ड ऑप्शन आपका सही है। समझ पा रहे हैं कैसे कर रहा हूं मैं? ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशनों को आप सॉल्व करिए। अद्वितीय हल के लिए केवल 2 का कंपेरिजन डज नॉट इक्वल टू के साथ, अनंत हल के लिए तीनों का कंपेरिजन इक्वलनेस के साथ, और हल नहीं होने के साथ कंपेरिजन कांस्टेंट टर्म डज नॉट इक्वल टू अदर वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये ध्यान समझिए। चलिए नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, अगले उस पर। छठा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए विचार करते हैं। दिए गए समीकरण का विभक्त कर 0 से कम है, तो मतलब विभक्त कर का मान है तो विभक्त कर तो निकालना पड़ेगा। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए b किसके कोफिशिएंट को लेते हैं? x के कोफिशिएंट को माइनस के 4 का स्क्वायर कर लिया। ये भाई देखो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। देखो a बराबर 2 हो गए, b बराबर कितना? माइनस के 4। माइनस 4 गुना a की वैल्यू कितनी बेटा? 2, और c की वैल्यू कितनी है? 3। देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 × 24, माइनस के कितना बचा बेटा? 8, माइनस के 8 बचा। 0 से कम है, ए सही है। अभी समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। देखिए विभक्त कर अगर नेगेटिव होता है, ये समझिए 3-4 कंडीशन बनती हैं। d इक्वल टू 0 पर वास्तविक बनेंगे मूल, वास्तविक मूल बनेंगे, और इक्वल बनेंगे, समान बनेंगे, ठीक है जी, और परिमेय बनेंगे। चलिए एक ये हो गई। अगर d पॉजिटिव है तो वास्तविक बनेंगे, असमान बनेंगे, ठीक है जी, और d नेगेटिव है
परिमेय अपरिमेय दोनों बन सकते हैं। अपरिमेय वैसे अपरिमेय बनाते हैं, चलिए। और डी बस एक पे बनेंगे पूर्ण वर्ग होने पर परिमेय, तो नेगेटिव बनेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, काल्पनिक बनेंगे, ठीक है, वास्तविक नहीं बनेंगे, अवास्तविक बनेंगे। इसको दूसरा नाम भी अवास्तविक भी आ सकता है, ठीक है, अवास्तविक। तो ये तीन कंडीशन, नेगेटिव बना तो वास्तविक नहीं बनेंगे, मतलब दूसरा भी सही है। समीकरण का विभक्त कर शून्य है, तीसरा गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, चौथा गलत है। तो कौन कौन सही है? ए और बी सही है। ए और डी सही है? नहीं जी। ए सही है? नहीं जी। सी और डी सही है? नहीं जी। ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। ध्यान से समझ लीजिए, वहाँ ए बी सी डी नहीं लगा देंगे, वहाँ फर्स्ट में लगाएंगे, ठीक है, ए और बी दोनों। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए, ये टेबल आप याद रखिए। इसमें जब पूर्ण वर्ग बनता है, कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो वहाँ मूल जो है परिमेय हो जाते हैं। अपरिमेय बनेंगे केवल पॉजिटिव के लिए। ये भी हम क्लास जब हमारी आएंगे आप उसमें चेक कर लीजिए। 2 महीने में 100% पास की गारंटी मैं लिए लेता हूँ। आप केवल मेरे पेपरों को फॉलो कर लीजिए, केवल इन पेपरों को फॉलो करते रहिए, केवल जो मैं तथ्य बता रहा हूँ उनको बार बार रिपीट करते रहिए, केवल उनको माइंड में ले आइए, मैं गारंटी देता हूँ। और मैं कहता हूँ आपको 70 में से 70 लाने की काबिलियत पैदा कर दूंगा, बस आप मेरे साथ साथ चलते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिभुज, ये चतुर्भुज दिया हुआ है, आयत AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको ये दिए हुए हैं, इसका विकर्ण है, विकर्ण बताना है। 3 शीर्ष आपको दिए हुए हैं, जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं। चलो 3 शीर्षों से काम चलाएंगे भाई, A B C और D। अच्छा, AOBC है भाई, AOBC ये उन्होंने कहा है, ठीक है। O का मतलब 0 0 भी है, 0 3, O की वैल्यू 0 3, C की वैल्यू 5 और 0, यही है ना। तो विकर्ण का मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस, A और B के बीच की डिस्टेंस AB चाहिए मुझे। अंडर रूट x में से x घटा दो, 5 - 0 का स्क्वायर, प्लस y में से y घटा दो, 0 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 प्लस 3 × 9, 25 और 9 कितने हो गए बेटा? 34, अंडर रूट 34 आ रहा है बेटा, ये थर्ड। बट मतलब आप केवल ये चीज़ समझिए कि मुझे करना क्या है वो समझिए। AOBC जो मुझे दिया हुआ है मैं उसको लगाऊं और मैंने आंसर ले लिया, अंडर रूट 34। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटा देते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे। बिल्कुल, आप जो थ्योरी दे रखी, चौथे की जरूरत ही नहीं थी, तो चौथे की जरूरत क्या पड़ी? हमें जरूरत ही नहीं हुई ऑप्शन में। उतना ही सोचें जितने की जरूरत है बेटा, ज़्यादा सोचोगे कम सोचोगे तो भी गड़बड़ है। चलिए 8वें क्वेश्चन पर देखिए। 8वां है समीकरण x² kx माइनस के 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान बताइए। का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए, ठीक है बेटा। k का मान कैसे आएगा? 1/2 x की जगह रख दीजिए, बस इतना सिंपल। कभी ऐसा वैल्यू आए तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k 1/2 माइनस के 5/4 = 0। कोई दिक्कत? मैंने मूल 1/2 है तो मैंने उस वैल्यू को x की जगह पर रिप्लेस कर दिया, x की जगह प्लेस कर दिया, रख दिया मैंने। तो कितना होगा? 1/4 प्लस k/2 माइनस के 5/4। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ सबको एलसीएम लेना चाहे सबको ले लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। k/2 प्लस के 5/4, ये माइनस में है तो प्लस में गया, ये प्लस में है दूसरी तरफ माइनस में गया। अब देखिए कितना हुआ, 5 में से 1 घटे तो 4/4, क्योंकि दोनों का सेम है ना 4 4। तो यहाँ से क्या मिला? 4 से 4 1, यानी आपको मिला k/2। देखो k/2 = 1, तो k = कितना मिल गया बेटा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k = 2। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20 के 20 ऑप्शनों को आप सही कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए 9वां क्वेश्चन, इस पेपर का 9वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और देखिए क्या कह रहा है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में हो, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए समरूप की प्रॉपर्टी क्या है वो समझिए। समरूप कब होते हैं? पहली कंडीशन, समरूप होने के लिए कोण, तीनों कोण जो संगत कोण है वो बराबर हो, बराबर हो, ठीक है, कोण बराबर हो। और दूसरा, भुजाएं एक ही रेशो में हो, भुजाएं समानुपात में हो,
समानुपात में हों। तो ये दो कंडीशन है। यानी देखिए ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ये देखिए इसमें ये 45 मान के चलिए, ये 45 मान के चलिए, ये 90 है, ठीक है। दूसरा भी कितना ही बड़ा हो, ये 90, ये 45, ये 45 है, तो दोनों समकोण त्रिभुज ही है, तो दोनों समकोण त्रिभुज ही, तो ये दोनों समरूप बनेंगे कोण बराबर होने से। और भुजाओं के करस्पॉन्डेंस, भुजाओं के एक ही अनुपात में करस्पॉन्डेंस भुजा हो तो भी बनेगा। यानी ये एक रेशो दे रही हूँ, ठीक है। इन दोनों भुजाओं को ले लूँ, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो, या इन दोनों का रेशो इन दोनों रेशो के बराबर हो, या इन दोनों का रेशो इन दोनों रेशो के बराबर हो। तो मेरा अगर इस तरह से कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बन रही है, मतलब ये तो दोनों कंडीशन ठीक है, उपरोक्त तो दोनों सही है, उपरोक्त दोनों कंडीशनें सही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। चलिए आप एक बार बेटा प्यार से इस चीज़ को मेरे साथ साथ करते रहिए। डेली का एक रूल बना लीजिए, डेली ही पढ़ना है मुझे, चाहे मुझे थोड़ा पढ़ना है पर डेली पढ़ना है। और डेली अगर आपने 2 महीने पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, समकोण त्रिभुज है, C 90 है, अब AB किसी पर भी ले लीजिए। इसका ध्यान रखिए, इस कंडीशन में AC 3 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप कितनी होगी? बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप, ये जो माध्यिका जा रही है इसकी माप आपको बतानी है बेटा, इसकी माप क्या होगी। तो अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, मैं इतना कुछ करूँ, इतना कुछ बताऊँ वो गलत होगा। 4 और 3 पहले निकालिए AB, पहले निकालें AB, तो अंडरवुड भाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, अंडरवुड 25 और 25 का बेटा हो गया 5, AB बराबर कितना आ गया 5, यानी ये 5 है, ठीक है। अब देखिए ये जो माध्यिका है CD में ले लेता हूँ, CD जो होती है वो H/2 होगी। ये आप कैसे भी मान लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, कैसे भी इजाद किया मान लीजिए, CD = H/2 होगी। हाइपोटेन्यूज का आधा CD के बराबर होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितनी 5, आधा कितना 2.5, तो आपको कितना हो गई माध्यिका 2.5 की माध्यिका हो गई। तो बेटा आज की क्लास में ये 10 ही क्वेश्चन हम कराएंगे, ट्रायल बेस्ड क्लास है, और नेक्स्ट क्लास में ये 10 क्वेश्चन MCQ और बाकी क्वेश्चंस को साथ लेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे इस एग्जाम सीरीज में, आपका हार्दिक स्वागतम करते हैं। स्टैंडर्ड मैथ पर आपका स्वागत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको आप बाकी क्वेश्चंस के साथ लिए चलेंगे, और इस तरह की ट्रिक्स को आप लिख लें। जैसे मैंने यहाँ CD आपको बता दिया, माध्यिका जो है हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, तो आधा मैंने लिख दिया। तो चलिए जय हिंद जय भारत।